जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स पे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था यह है चाइना के पूर्व में है कोरिया और कोरिया के पूर्व में जापान। तो मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि चाइना इतना बड़ा देश कैसे बन गया, कौन कौन देश से कितना ज़मीन कब्जाया, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल में तीसरा देश बन गया। दोस्तों, इसी क्रम में हमने ये बोला था कि चाइना के साथ 14 कंट्री जो है अपनी सीमा साझा करती है और हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ विवाद है। तो इन्हीं विवादों के सिलसिले में हम सबसे पहले स्टार्ट करके हमने पहले भारत के साथ किया, अब दूसरा हम करेंगे जापान के साथ। जापान के साथ जो विवाद है चाइना का वो क्या है और जापान और चीन का ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। क्या आज जैसे चाइना और जापान है, क्या भूतकाल में भी वैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, ये चीन के पूर्व में आपको पता है कि प्रशांत महासागर है, उसमें एक द्वीप है, द्वीपीय देश है जापान। और जापान के आप पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर कोरिया, और जापान के जब नीचे में आइएगा तो ताइवान, और ताइवान ये है ताइवान और ये जापान, उसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं। इसका नाम है सेनकाकू द्वीप समूह। ये जो सेनकाकू द्वीप समूह है फिलहाल ये जापान के अंडर में है, चाइना इस पर दावा करता है। तो दोनों के बीच विवाद का कारण यही सेनकाकू द्वीप समूह है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे सेनकाकू द्वीप समूह का ऐतिहासिक क्या है, कि ये कैसे कब्जा हुआ, पहले किसके पास था और अभी इसका क्रम क्या है। दोस्तों, आपको तो इतना पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से चलकर 1945 में हुआ था, उस समय पे अमेरिका ने, यूएसए ने जापान पे एटम बम छोड़ा था, परमाणु बम छोड़ा था। उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, जापान सरेंडर कर दिया और जापान ने ये कसम खाया कि हम आज से कोई सैनिक नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जापान में अभी किसी भी प्रकार का कोई सैनिक नहीं है। वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव फोर्स है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गया, क्राइम करने वाला पुलिस हो गया जो क्राइम को रोकता है, ये सब है। लेकिन दूसरे देश पर हमला करने के लिए कोई फौज नहीं है। जब ये हमला करने के लिए फौज नहीं है तो आप न्यूज़ में देखते होंगे, कभी चाइना अपना लड़ाकू विमान जापान के क्षेत्र में उतारता है, कभी नॉर्थ कोरिया परमाणु बम ऊपर से मिसाइल अटैक कर देता है। तो जापान काफ़ी डरा हुआ है। डरने की वजह से जापान अभी हाल में एक घोषणा किया था कि अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, ताकि अपने डिफेंसिव फोर्स को बढ़ाएगा। और जैसे ही इस पर एटम बम से हमला किया था, परमाणु बम से अमेरिका ने, तो ये सरेंडर कर दिया था और यहाँ पे सैनिक नहीं रहा। यहाँ पे जो सैनिक है दोस्तों अमेरिका का है। इस जापान की रक्षा का जो जिम्मेदारी है अमेरिका के पास है। इस वजह से भी चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया इस पर गुस्साया हुआ रहता है जापान पे कि मेरे दुश्मन का सेना यहाँ पे है। दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। बात है दोस्तों बहुत पुराना, चीन जो देश देखो, ये चीन जो है उसमें मंचूर राजवंश हुआ। यहाँ पे हुआ करता था मंचूर राजवंश। मंचूर राजवंश का एक राजा था, सम्राट था, वो इस कोरिया पे हमला करके इसको जीत लिया था। ये देख लेना, पहले अभी जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है, पहले एक ही कोरिया था। ये इस पे हमला करके अपना राज स्थापित किया। लेकिन यहाँ के जो राजा था उसको बोला, देखो भाई, तुम अपना राज काज यहाँ चलाओ, लेकिन तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, मेरा बात मानोगे। जैसे कि आपने देखा है हिंदुस्तान में पहले था जम्मू कश्मीर, तो इसको ऑटोनोमस राज घोषित कर दिया और यहाँ एक राजा भी बैठा दिया यहाँ जो कि लोकल था। अब क्या होता दोस्तों, जो कोरिया था ये चीन का संरक्षित राज्य हो गया। अब ऐसे चल रहा था तो होता क्या है, 1875 के समय में एक, चूँकि जापान एक आइलैंड कंट्री है और जैसा जो दोस्तों आपको आज जापान दिख रहा है ना, वैसे पहले नहीं था। जापान का सैनिक काफ़ी खूंखार हुआ करता था, शासक जो था काफ़ी खूंखार था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक काफ़ी खतरनाक देश था। ये रूस पे हमला करके रूस को हरा दिया था, बड़े बड़े देश को हराया था दोस्तों ये। तो इसका जो सैनिक था ना दोस्तों बड़ी खतरनाक था। तो इसको लगता था ये आइलैंड कंट्री है तो इसको मेनलैंड पे जाना जरूरी है। अगर इस रास्ते से कोरिया नज़दीक था, मेनलैंड पर उस पर कब्जा कर लेगा तो इस पर राज करना या सैनिक पर हमला करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हुआ क्या दोस्तों, चीन का तो कोरिया पे राज था। जापान का एक जहाज़ आता है, 1875 की बात है। जापान का एक जहाज़ आता है, मर्चेंट शिप जाता है कोरिया द्वीप पे। तो चीन के कहने पे कोरिया का सरकार ने इस पर गोलीबारी बहुत कुछ चला दिया जापान के जहाज़ पे। जब गोलीबारी चलाया दोस्तों
तो जापान का राजा काफ़ी गुस्सा हो गया, बोला कि अब कोरिया पे हमला करो। लेकिन वहाँ का जो अफसर्स वगैरह था वो समझाया, बोला कि नहीं, बात करने से बात बनेगा, लड़ाई झगड़ा करने से हम नहीं कामयाब हो पाएंगे। तो दोनों में एक समझौता हुआ और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। और जो यहाँ का जो राजा था, जिसको चाइना बोला था कि मेरे अंडर काम करोगे, जापान ने कोरिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। बोला कि नहीं, तुम एक अच्छे देश हो, तुम एक देश के रूप में रहोगे। उसी समय क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जापान पहले रूस को हरा चुका था, तो रूस ना फ्रांस से कर्जा लेकर एक ट्रेन बना रहा था यहाँ से यहाँ तक, ट्रांस साइबेरियन, पूरे रूस में चलाने के लिए। तो यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बिछा रहा था और वो चाहता था कि दक्षिण कोरिया पे एक क्या है, हमारा सैन्य अड्डा हो। कौन चाहता था? रूस चाहता था। क्यों? कि जापान को सीधा काउंटर कर सके। अब क्या हुआ कि यहाँ के लोकल जो जनता है, विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ कि नहीं, यहाँ पे रूस का सैनिक अड्डा नहीं होना चाहिए। और जापान भी सपोर्ट कर रहा था जनता को। यहाँ का जो सैनिक था ना, जो यहाँ पे चला विद्रोह हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था चीन से लाया सैनिक, अब बोला कि भाई इस विद्रोह को कंट्रोल करो। इससे क्या हुआ, जापान गुस्सा गया, बोला कि हम तुमको एक अच्छा देश मान रहे थे और तो चीनी सैनिक को लाता है यहाँ पे विद्रोह को कंट्रोल करवाने के लिए। जैसे ही यहाँ पे चीनी सैनिक आता है, जापान इस पर हमला करके उत्तर कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, जैसे उत्तर कोरिया को कब्जे में लेता है, उत्तर कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। कौन ले लिया? जापान ले लिया। और चीन और जापान का मनमुटाव यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब मनमुटाव स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दोनों में लड़ाई चलता रहता। और उसी समय जो सेनकाकू द्वीप समूह है, इस पर जापान कब्जा कर लेता है। ये था पार्ट 1। अब कुछ साल तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद आता है सन 1931। जापान में एक रेलवे ट्रैक था, उसको किसी ने उड़ा दिया, रेलवे लाइन को उड़ा दिया। तो जापान वाले ने क्लेम किया कि ये जो रेलवे ट्रैक है, इसको चाइना ने उड़वाया है। और यहाँ तो इसका ऑलरेडी फौज था कोरिया में, ये कब्जा कर गया इधर, इसका सैनिक इधर कूच कर गया। और ये जो पूरा इलाका है ना, जिसको बोलते हैं मंचूरिया, इस पर कब्जा कर लिया। 1931 की बात है। मंचूरिया पे हमला करके यहाँ से सैनिकों को भगा दिया और जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है दोस्तों 1937। ये संघाई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जापान इधर से भी हमला किया और इस संघाई को ले लिया। यहाँ पे नैनजिंग है, जिसकी राजधानी पहले चाइना की राजधानी था नैनजिंग, यहाँ पे भी हमला कर देता है दोस्तों। और जापान इस इलाके को अपने कब्जे में लेता है। दोस्तों, उस समय का एक रिकॉर्ड है, बोला जाता है जब जापान के चाइना के राजधानी पे कब्जा किया था जापान, उस समय 2 से 3 लाख लोगों को हत्या कर दिया, 80 लाख से ज़्यादा महिलाओं को बलात्कार कर दिया दोस्तों, जापान के सैनिक ने। मैंने आपको बताया था कि जापान का सैनिक बहुत ही खतरनाक था दोस्तों। और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ऑलमोस्ट एक्चुअली ये तो यहाँ पे तिब्बत का पठार था चाइना में, इसको तो कब्जा करना मुश्किल था। जो मेन इलाका चाइना का पूर्वी इलाका है, इस पर कब्जा कर लिया, मंचूरिया पर हमला करके कर लिया। उसके बाद क्या था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड, तो जापान का ऐसे क्या ना, मनोबल तो बढ़ा हुआ था। जापान उठा और यूएसए के पास जाकर पर्ल हार्बर था, यहाँ पे पर्ल हार्बर था, वहाँ पे हमला कर दिया। उसके सैनिक को, नौसैनिक को, वायुसैनिक को तबाह कर दिया। 1941 की बात है। उसी समय 1945 में 4 साल अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और जापान पे पलट दिया, जिसे नागासाकी और हिरोशिमा बोलते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जैसे ही परमाणु बम पटका यूएसए, जापान सरेंडर कर गया, बोला कि हम आगे लड़ाई नहीं चाहते, जिसमें बहुत तबाही हुआ था। जापान सरेंडर कर जाता दोस्तों। जैसे दोस्तों सरेंडर करता है जापान, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। तो वही सो दोस्तों, चाइना का क्या कहना है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, जापान सरेंडर कर गया, तो ये जो सेनकाकू द्वीप समूह है, इसको भी जापान को छोड़ देना चाहिए था, इसको भी सरेंडर कर देना चाहिए था, चीन को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन जापान ने नहीं किया था। उस टाइम क्या था, जो सेनकाकू द्वीप समूह है, उसे प्राइवेट कंपनी चलता था, किसका? जापान का चलता था। अब भी क्या हुआ, रिसेंटली 1970 के आसपास
जो सेनकाकू द्वीप समूह है दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ, इसके नीचे तेल के भंडार पाए गए और यहाँ के आसपास के इलाका में काफ़ी मछली मिलता है। तो जो चीन की नौसेना है, कोस्ट गार्ड है, मछुआरा बोट है, वो काफ़ी गश्त लगाते रहता है। और जो प्राइवेट कंपनी चल रहा था, वहाँ से जापान का सरकार इस ज़मीन को खरीद लिया, बोला कि प्राइवेट कंपनी तुम हट जाओ, अब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे चीन काफ़ी खफा हो गया। ये 2012 में हुआ दोस्तों। अब विवाद का कारण यही है दोस्तों, विवाद इतना बढ़ गया कि चाइना, इधर से चाइना, इधर से नॉर्थ कोरिया, इधर से रूस, तीनों मिलकर जापान को परेशान कर रहे हैं। परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का फौज है। अब जापान भी दोस्तों समझ गया है कि अभी रूस और यूक्रेन में झगड़ा हुआ है, तो उसमें अमेरिका क्या कर रहा है, मज़ा ले रहा है, डायरेक्टली साथ नहीं दे रहा है। तो जापान को पता है कि अगर इस तीनों देश से हमारा लड़ाई झगड़ा चलेगा तो अमेरिका का यहाँ का जो फौज है छोड़ के भाग जाएगी, हमें मदद नहीं कर पाएगी, सामान देगी लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो इसने रक्षा बजट को बढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बोला कि हम फौजी गतिविधि को बढ़ाएंगे, फौज बनाएंगे, नया मिसाइल खरीदेंगे, सिस्टम खरीदेंगे, नया तचीज़ तकनीक खरीदेंगे। इस वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में आ गया सेनकाकू द्वीप समूह और जापान और चाइना का ये बीच जो गतिरोध है, उसका मेन बिंदु यही सेनकाकू द्वीप समूह। और दोस्तों एक कुछ फैक्ट्स है, अभी भी जो 90% जापानी है, 90% जो जापानी है उसको क्या लगता है चाइना हमारा दुश्मन है। मतलब 100 लोगों में से 90 लोगों को क्या लगता है कि चीन हमारा दुश्मन है। वहीं 60% लोगों को, जो चाइना का आदमी है, उसको क्या लगता है कि जापान हमारा दुश्मन है। दोस्तों ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाकई अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।